सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए आपका जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का राजन सीरीज है 2024 नया संस्करण जो है उसके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। और आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए भी, तो लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पे एक एक करके मैं आपकी प्रैक्टिस कराते हुए आप लोग को प्रैक्टिस कराते हुए एक एक प्रश्नों को यहाँ पे मैं सॉल्व करा दूंगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे और आए हुए प्रश्न भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों में बस आपका ये जो नंबर्स है ये बदल दिए जाएंगे और आपको लगभग ऐसा ही देखने को प्रश्न जो है वह मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए कि लगभग यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो अधिक से अधिक आपको मैं बता रहा हूं, पहले आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, खासकर लघुत्तरीय प्रश्नों में। जैसे इसमें कई स्टेप्स करने होते हैं तो गलती होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस मैं पहले करा रहा हूं कि आप पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्व करूंगा। तो पहले आपको खुद से सॉल्व कर लेना है, खुद से उत्तर तक पहुंचना है, फिर देखना है कि उत्तर जो मैंने सॉल्व किया है वह सही है कि नहीं, मेरे उत्तर के द्वारा आपको मिलाना है। ठीक, और उसके बाद अगर कहीं गलती हो रही तो क्या गलती हो रही मुझसे आपको ये देखना है। और साथ ही साथ आपको सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं, खुद से अपना मूल्यांकन आपको करना है कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, क्या किन किन चीजों को मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए क्लासेस कम लोगों तक पहुंच पा रही हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, जो लोग पढ़ रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक पहुंचे। और आपके माध्यम से अगर किसी की पढ़ाई हो जा रही है तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। यही तो हमको अपने प्रोफेशनल लाइफ में करना है। हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं और आपके शेयर करने से कुछ लोग और पढ़ लेंगे और आगे चल के जब आप अध्यापक बनेंगे तो और बच्चों का कल्याण करेंगे। यही तो हमको करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्न है और इससे पहले मैंने आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न करा दिया है। अगर वह प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कम समय में आपकी अच्छी तैयारी होगी यहाँ से। और लगातार आपके पिछले 2017 बैच से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ और कंप्यूटर, तो आपने रिजल्ट भी देखा होगा। आप हर एक जो पुराने क्लासेस हैं उन पे कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पे आप देख लीजिएगा, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए प्रश्न क्या एक है, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 का है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपए प्रति फीट है। 12 प्रति फीट है, मतलब रुपए ही समझिए यहाँ पे। अब ये 2023 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आपका मूल्य रुपए 12 प्रति फीट है। यहाँ पे मूल्य के आगे रुपए दिया हुआ है। ठीक, तो मूल्य रुपए 12 प्रति फीट है। अब एक आयताकार बगीचे की बात हो रही है। ठीक है, तो आयताकार बगीचा कैसा होगा, उसमें इस तरीके से होगा, ये आयत के रूप में, और बागीचा है तो पेड़ लगे होंगे इस तरीके से। ठीक है, पेड़ लगे होंगे। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसके लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 का है। 5:3 का अनुपात है, मतलब कि अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई 3 है, अगर लंबाई 10 है तो चौड़ाई क्या है, 6 है। तो इसी तरीके से अनुपात से यही तो आपको पता चलता है। अब हमको पता नहीं है कि क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, लेकिन अनुपात पता है। तो माना इसी क्रम में मान लेंगे, माना लंबाई 5x तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई उसी क्रम में
3x। इसी अनुपात में आप मान लेंगे, जिस अनुपात में आपको लंबाई चौड़ाई दिया गया है। 5x अगर मानते हैं लंबाई तो चौड़ाई आपका 3x हो जाएगा। अब यदि आयताकार ये बाग का क्षेत्रफल आपको 1500 वर्ग फीट दिया है, ठीक है, तो आयताकार इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a इंटू बी होता है, जिसका मान दिया गया है आपको 1500। तो यहाँ पे 1500 बराबर हो जाएगा, लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x। अब ये हो जाएगा 15 x² बराबर 1500 और x² बराबर कितना हो जाएगा, 15 उधर जाएगा बट्टे में, 1500 में भाग होगा, बचेगा क्या 100, और x बराबर कितना आ जाएगा 10। x बराबर 10 आ गया, यानी कि लंबाई आ गई आपकी 50 और चौड़ाई आ गई आपकी 30। ठीक, लंबाई और चौड़ाई आपका मिल गया 50 और 30। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ये 50 हो गया, ये 30 हो गया। बोला कि बाग के चारों ओर तार लगवाना है। तो अब जब तार लगवाना होगा तो किसी एक कोने से फिर तार को इस तरीके से बांधते हुए, इस तरीके से लंबाई पे फिर चौड़ाई पे फिर लंबाई पे फिर चौड़ाई पे, इस तरीके से ये क्या होगा, तार की जो लंबाई होगी, तार की लंबाई बराबर हो जाएगा आयत, या लिखिएगा बागीचे का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो जाएगा। और ये आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये हो जाता है 2 गुणे लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई है 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 80, यानी कि इसका मान कितना आ गया 160, 160 आ गया। अब तार लगाने का खर्च कितना होगा, खर्च जो होगा, खर्च बराबर होगा दर गुणे लंबाई। ठीक, ये हो जाएगा। अब दर कितना है, दर है 12 रुपए प्रति फीट और लंबाई कितनी है 160। अब गुणा कर लीजिए, शून्य हो जाएगा, और 16 दूनी 32 के 2 हासिल लगा 3, और 16 का नाम 16 और 3 19, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 1920 रुपए। 1920 रुपए तार लगाने का खर्च आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को समझ गए। आपने पहले लंबाई चौड़ाई निकाल लिया, फिर परिमाप निकाल लिया, और कितना खर्च आएगा ये आपने निकाल लिया। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या 2, प्रश्न क्या 2 क्या कह रहा है, देखिए दिया है त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज के नामों का सचित्र वर्गीकरण कीजिए। अब त्रिभुज जो होते हैं, अगर भुजाओं के आधार पे हम देखें, भुजाओं के आधार पर, तो त्रिभुज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं जो हैं वह बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, प्रत्येक भुजाएं जो हैं वह तो बराबर होती ही हैं। इसके बाद देखिए समद्विबाहु, सम और द्वि आया मतलब कि दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। इस त्रिभुज में त्रिभुज की 2 भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं, ये और ये भुजा बराबर हो गई आपकी, और इनके आमने सामने के कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके बाद लास्ट जो आ जाता है आपका, वह आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वह आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, कोई भी भुजा समान नहीं होती है, तो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो हमने भुजाओं के आधार पे देख लिया। अब इसके बाद कोणों के आधार पे देखिए, कोणों के आधार पे मुख्यतः 3 आपके प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों जो कोण होते हैं वह 90 अंश से छोटे होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम
न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद देखिए सबसे फेमस आपका समकोण त्रिभुज, जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आधारित होती है, जिसपे पाइथागोरस प्रमेय होता है, वह आपका होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है, इसे समकोण त्रिभुज कह देते हैं। और इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका जो एक कोण अधिक कोण होता है, मतलब कि एक कोण जो होता है वह 90 अंश से बड़ा होता है। थीटा, एक थीटा जो होता है वह 90 अंश से बड़ा होता है, इसमें थीटा जो होता है 90 के बराबर होता है, और इसमें थीटा जो होता है वह 90 से छोटा होता है। सभी कोण 90 से छोटे, एक कोण 90 के बराबर और एक कोण 90 से बड़ा। ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का वर्गीकरण, इस तरीके से भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे। ठीक, तो ये आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है आपसे? रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए रचित की मासिक आय के बारे में बता रहा है कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है। अब देखिए उसके बाद ये तो महीने महीने की बात हो गई, और उसके बाद पूछ रहा है कि वार्षिक आय कितनी है और खर्च कितना है, यह ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम लिखेंगे रचित की मासिक आय का बचत बराबर हो जाएगा 100%, या लिख सकते हैं कुल आय माइनस खर्च। अब कुल आय कितनी होती है? कोई भी चीज अपने में 100% होती है, 100%, और खर्च कितना है? 80%। तो ये आपको कितना आ गया? बचत आ गया 20%, और ये 20% जो है वह बराबर है रचित की मासिक आय का बचत 120 रुपए है। तो 120 बराबर आ गया आपका 20% किसका? रचित के आय का, रचित के आय का 20% आ गया। अब रचित की आय कितनी हो जाएगी? रचित की आय जो हो जाएगी, आपको पता है कि रचित के आय का 20% जो है वह बराबर है 120 के। तो रचित की आय कितनी हो जाएगी? अब यहीं से लिखिए रचित की आय बराबर हो जाएगा। अब रचित के आय का 20% को क्या लिख सकते हैं? रचित का आय गुणे 20 गुणे 1/100, और ये बराबर है 120 के। ठीक, अब इसके बाद देखिए शून्य से शून्य कट गया, 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में। अब रचित की जो आय है वह बराबर हो जाएगा 120 में 5 का गुणा कर लीजिए, तो 0 और 12 25 60, 600। यानी कि रचित की जो आय आपको मिल गई वह 600 रुपए मिल गई। रचित की जो मासिक आय हो जाएगी वह 600 रुपए हो जाएगी। और इसके बाद आपसे कुछ पूछ रहा है वार्षिक आय और खर्च ज्ञात कीजिए। अब यहीं से पहले तो खर्च आप ऐसे निकाल लीजिए। खर्च जो है वह आय का 80% है। आय का 80%, आय का 80%, या सीधे खर्च निकालिए तो ये कुल आय 600 और माइनस बचत 120, यही आपका खर्च दे देगा, यानी कि 480 रुपए ये आपका खर्च हो जाएगा। और इसके बाद वार्षिक, अगर वार्षिक निकालते हैं वार्षिक आय, तो वार्षिक आय कितना हो जाएगा? वार्षिक आय हो जाएगा मासिक आय गुणे 11, यानी गुणे 12, यानी कि 600 गुणे 12, 12 छक 72, ये आ जाएगा 7,200 रुपए, ये वार्षिक आय हो जाएगी। और खर्च कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा 480 गुणे 12, गुणा कर लीजिए, 0 और 48 दूनी 96 के 6, और 48 का 48 और 9 57, 5,760 रुपए। तो इस तरीके से वार्षिक आय आपने देख लिया। वार्षिक आय आ गया 7200 रुपए, और वार्षिक खर्च जो आ गया
आपका वह कितना आ गया, वह आ गया 6760, यानी कि 5760 रुपए। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो संख्या 4 क्या कह रहा है, देखिए। रमेश के बागीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब फूलों का नाम दिया गया है, जैसे गेंदा है, जूही है, चमेली है, रजनीगंधा है, गुलाब है। तो फूलों की संख्या गेंदा 25 है, जूही 10 है, चमेली 15 है, रजनीगंधा 45 है, गुलाब 35 है। इसको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ एक तरीके से संख्या को आप एक अलग चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, यही होता है आपका पिक्टोग्राफ। अब इसमें पिक्टोग्राफ में हम पैमाना पैमाना मानते हैं। अब पैमाना जब हम मानेंगे, पैमाना हमारा हो जाएगा एक सिंबल इस तरीके से बना लीजिए, प्लस इसका मतलब हो जाएगा आपका 10, और एक सिंबल आप बना दीजिए इस तरीके से, ये सिंबल यहाँ होगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 फूल। ठीक, अब जब आपको पिक्टोग्राफ दिखाना है तो गेंदा सबसे पहले एक तरफ लिख दीजिए फूल, और एक तरफ उसका पिक्टोग्राफ हो जाएगा। तो देखिए फूल हो गया आपका गेंदा, गेंदा। अब गेंदा है 25, तो गेंदा के आगे ये देखिए धन वाले 2 चिन्ह बना दीजिए, 20 हो जाएगा, और एक माइनस गोले में बना दीजिए, तो 5, 10 और 10 20 हो गया, और 5 25 हो गया। इसी तरीके से जूही, तो जूही 10 ही है, तो प्लस और गोला। इसके बाद चमेली, चमेली को दर्शाना होगा, तो चमेली को कैसे दर्शाएंगे? चमेली है 15, तो एक प्लस और एक माइनस, इस तरीके से गोले में। इसके बाद रजनीगंधा को दिखाना है। रजनीगंधा है 45, तो 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 प्लस और एक माइनस। ठीक, और गुलाब, गुलाब है 35, गुलाब है 35, तो 3 प्लस और एक माइनस, यही हो जाएगा पिक्टोग्राफ इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमको सिंबल के माध्यम से दर्शा देना होता है। और पैमाने में सिंबल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन करे तो इस तरीके से स्टार बना सकते हैं, स्टार बना दीजिए, या सीधे आप फूल ही बना दीजिए इस तरीके से, ये आपका फूल बन जाएगा इस तरीके से। तो आपको पैमाना मानना होता है जिसमें आप दर्शा ले जाइए इन संख्याओं को, फूलों की संख्याओं को। ठीक है, तो उम्मीद है कि पिक्टोग्राफ आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 5 है। एक वृत्त की परिधि जो है वह 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की परिधि आपको दिया है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, यही होता है। 2 पाई आर की वैल्यू 22 दिया है, 2 इंटू पाई 22/7 गुणे आर बराबर है 22 के, और आर बराबर लिखना चाहिए, तो 22 और यहाँ बटे में 7 है, उधर गुणे में हो जाएगा, इधर 2 गुणे 22 हर में आ जाएगा ये। ठीक, तो 22 से 22 काट दीजिए, आर की वैल्यू आ गई 7/2 मीटर, क्योंकि परिधि मीटर में दिया गया है। और क्षेत्रफल आपको निकालना है एरिया, और वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 गुणे आर, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 7/2 का 2 बार गुणा। अब 7 से 7 कट जाएगा, 1 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, और 11 का गुणा होगा 7 में 77, और बटे में बचा है 2, 77/2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा उत्तर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा वृत्त का वह 77/2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है संख्या 6। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब देखिए
एक कक्षा में बता दिया कि कुल विद्यार्थी 60 हैं और उसके बाद प्रतिशत बता रहा है कि जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, वह 50% है और जो द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं वह 40% है, तथा जो शेष बच गए, जो बाकी बचे 50 और 40 के बाद कितने बचे 10%, और 10% जो है वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 60 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थी में से 10% तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण होंगे। तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, उत्तीर्ण सभी हुए हैं, फेल कोई नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लेते हैं, अगर हमको निकालना है कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो यहीं से लिख सकते हैं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 विद्यार्थियों का 10%, यही आपको निकाल लेना है, यानी कि 60 गुणे 10 और गुणे 1/100, प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा हो जाता है, शून्य से शून्य काट दीजिए, शून्य से शून्य काट दीजिए, 6 विद्यार्थी उत्तर आ जाएगा कि 6 विद्यार्थी जो होंगे वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 2023 में आपका यह पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने यहाँ पे मुजवानी समझ लीजिए इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 7 कि यदि a बराबर ऋण 2 हो तो पहला प्रश्न है 5a² + 4a - 2 एवं दूसरा प्रश्न है a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का मान हम निकालते हैं, पहला देखिए दिया है 5a² + 4a - 2, a की वैल्यू -2 है, अब इसको रखिए 5 - 2 का होल स्क्वायर + 4 इंटू -2 और फिर -2, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे 5 गुणे ऋण 2 का स्क्वायर है, तो ऋण 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा जो होगा ऋण 2 में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 8 और ऋण 2। अब 5 चौक 20 -8 और -2 -10 हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया 10। ठीक, ये पहले का मान आ गया। इसके बाद दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा आपका है a³ + 4a² + 3a। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, a की वैल्यू -2 रखना है, -2 का क्यूब + 4 -2 का स्क्वायर + 3 -2 ब्रैकेट बंद। अब गुणा कर लीजिए, -2 का 3 बार गुणा होगा तो -8 आ जाएगा। ऋण का देखिए विषम बार जब गुणा होता है, ऑड बार गुणा होता है तो माइनस आता है, और 2 का घाते 3 8 आ जाएगा, और ये धन 4 गुणे ऋण 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 3 का गुणा ऋण 2 में होगा तो ऋण 6। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा ऋण 8 धन 16 और ऋण 6। अब ये कितना हो जाएगा 16 माइनस ऋण 8 और ऋण 6 ऋण 14, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से एक वैल्यू 2 आ गया, एक वैल्यू 10 आ गया। तो ये भी इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, बस a का मान जो है वह जहां जहां a दिख रहा है वहां उठा के रख देना था। ठीक है, बस आपको a³ निकालना है तो वैल्यू क्या आएगा, a² निकालना है तो वैल्यू क्या आएगा, यह ध्यान रखना था। संख्या के प्लस माइनस का ध्यान आपको देना पड़ेगा हमेशा। इसके बाद देखिए तो संख्या 8 है, निम्न चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का आप लंबाइयों का योग कर लीजिए तो 6 और 3 और धन 6 और 3, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आयत का परिमाप, या फिर फॉर्मूला होता है वह लगा लीजिए, बहुत ही सिंपल सा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। देखिए आपको लंबाई कितना दिख रहा है, यहाँ पे लंबाई है 6 और चौड़ाई है 3, तो 6 धन 3
तो हो गया 2 गुणे 9, वैल्यू आ गया 18 और सब कुछ दिया है सेंटीमीटर में। तो ये परिमाप भी आपका लंबाई होता है, लंबाइयों का जोड़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लंबाई ही मिलेगा। तो परिमाप आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दिए गए सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब के 300 पौधे, गेंदे के 250, जूही के 100 और डहेलिया के 150, रजनीगंधा के 450। अब इसमें आगे आपसे पूछ क्या रहा है, किन इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे प्रश्न में लास्ट में है कि पिक्टोग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित करना है। ठीक, अब इसको जब आप पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करोगे तो आप एक पैमाना मानोगे। ठीक, पैमाना हम लोग मानते हैं इस आंकड़ों को देखते हुए। अब मान लेते हैं कि आप जैसे एक संख्या के लिए एक चिन्ह आप डिसाइड करते हो। मान लेते हैं अगर आप 5 के लिए मान लेते हो कि इस प्रकार से ये 5 पौधों को दर्शा रहा है। ठीक, 5 पौधों को दर्शा रहा है, तो आपको ये सोचिए कि गुलाब के अगर 300 पौधे लगे हैं तो उसके जगह ये इतना चिन्ह जो है 5 के जगह एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। तो 5 से भाग करिए तो ये 6 और 0 60 चिन्ह आपको बनाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है आप इसको 50 मानिए। 50 अगर मानते हैं तो आपको 6 चिन्ह जो है वह बनाने पड़ेंगे। और इसके लिए 250 के लिए 5 चिन्ह, 100 के लिए 2 चिन्ह, डहेलिया के लिए 3 चिन्ह, रजनीगंधा के लिए आपके 9 चिन्ह बनेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम पैमाना मान लेते हैं पहले। अब 50 फूल की जगह 50 फूल नहीं, यहाँ पे पौधे हैं, तो 50 पौधे, 50 पौधों की जगह हमारा ये प्लस का चिन्ह ऐसे गोले में आ जाएगा। ठीक है, या आप कुछ भी चाहें तो दर्शा सकते हैं। आप पिछले भी मैंने क्लास में आपको बताया, आप चाहें तो इस तरीके से फूल दर्शा लीजिए इसको, चाहे आप इसको स्टार बना दीजिए, इस तरीके से स्टार बना दीजिए, कुछ भी आप बना सकते हैं। ये इजी है और बनाने में आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से अब हम लोग लिखेंगे गुलाब। जब पिक्टोग्राफ हमको दिखाना है तो गुलाब, और गुलाब के आगे क्या करेंगे हम, गुलाब के आगे 300 पौधे हैं और एक प्लस चिन्ह हमारा 50 पौधे को दिखा रहा है। तो 50 से भाग कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा कि कितने चिन्ह जो हैं वह हमको दर्शाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 5 चिन्ह जो है वह 5 एक 6 चिन्ह दर्शा देंगे। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये कंप्लीट हो जाएगा। 6 चिन्ह के द्वारा 300 पौधे दर्शाए जा देंगे। इसके बाद देखिए गेंदा, गेंदा है 250, तो 250 आपका 5 चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाएगा। ये हो गया आपका गेंदा। इसके बाद देखिए जूही, जूही कितना है, 100 है, तो 2 चिन्ह में आ जाएगा, 2 चिन्ह के द्वारा ये दर्शाया गया। इसके बाद डहेलिया की बात करें, डहेलिया के पौधे 150 है, तो ये 1 2 और 3, 3 बार में हमने दर्शा दिया। इसके बाद बचता है हमारा रजनीगंधा। रजनीगंधा वो गुटके वाला नहीं, रजनीगंधा ये है आपका फूल का पौधा। इसके फूल आप देखेंगे तो लंबे लंबे इस तरीके से होते हैं और काफी अच्छे होते हैं, सुगंधित होते हैं। तो इसको अब आप दर्शाओगे तो ये कितनी बार में दर्शाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 400 और ये 50, 450, तो 9 बार में ये दर्शाया जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये आपका पिक्टोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्टोग्राफ आप आसान होता है बनाना, बना लोगे। बस आपको संख्याओं को देख करके पैमाना डिसाइड करना होता है कि कितना हम मान लें। अब इसके बाद देखिए क्या 10 है, 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर के पटरी और प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर के पटरी और प्रकार की सहायता से आपको समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। अब समबाहु त्रिभुज मैंने अभी आपको बताया था कि वह त्रिभुज जिसके
तीनों भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। और भुजा की माप दे दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमको इस तरीके से एक त्रिभुज बनाना है जिसका सभी भुजाएं जो है वह 3-3 सेंटीमीटर की है। लेकिन हमको किससे बनाना है, हमको पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो सबसे आसान है, सबसे पहले पटरी के माध्यम से आप 3 सेंटीमीटर की लाइन एक खींच लीजिए AB। ठीक, अब आपके पास प्रकार है, प्रकार में आप पेंसिल लगाएंगे और ये इतनी 3 सेंटीमीटर ये जो दूरी है इसको आप ले लोगे 3 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक, और उसके बाद आप ए पे केंद्र मान करके यहाँ पे एक चाप लगा दोगे और इसी तरीके से बी को केंद्र मान करके फिर एक चाप आप लगा दोगे। ठीक, ये आपने 2 चाप लगा दिया। अब ये जहां पे काट रहा है इसको सी बिंदु लीजिए और इसको ए और सी को आप मिला दीजिए, ए और सी को आप मिला दीजिए और उसके बाद सी और बी को आप मिला दीजिए। तो ये भी आपको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा और यह आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिएगा पहले स्टेप में एक 3 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींचा पेंसिल और पटरी के सहायता से। उसके बाद ए बी 3 सेंटीमीटर प्रकार में त्रिज्या लेकर के ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, फिर बी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया। जहां पे ए और बी बिंदु को केंद्र मान के जो चाप लगाए हैं एक दूसरे को काट रहे हैं उसको सी बिंदु नाम दे दिया। सी बिंदु से ए और बी को मिला दिया, हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC तैयार हो गया जिसके सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आप बना लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 है, हल कीजिए। 121 में भाग हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस ये आपका मझला ब्रैकेट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3, फिर छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ 121 भागा बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3, छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6, फिर मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से अब 121 में भाग हो रहा है इस पूरे बड़े ब्रैकेट में जो पद है उनसे। फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो 16 में से घट रहा है ये इतना। ठीक, फिर इसके अंदर आप जाओगे तो ये मझले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, 14 में से घट रहा है 3 का गुणा हो रहा है 9 माइनस 6 में। अब सबसे पहले मैंने आपको क्रम बताया है कि छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। सबसे पहले इसका नंबर आता है छोटे ब्रैकेट का, तो छोटा ब्रैकेट कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक है ये देखिए। छोटा ब्रैकेट यहाँ है और यहाँ से लेकर के यहाँ है और इसके अंदर क्या हो रहा है 9 माइनस 6 हो रहा है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके खत्म करेंगे। जहां भी जोड़ घटाना गुणा भाग आता है और ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाते हैं। अब ब्रैकेट को यहाँ से हटाना है तो किस प्रकार हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 121 भागा 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 गुणे, अब 9 माइनस 6 होगा तो कितना आएगा 3 और ब्रैकेट हट जाएगा और गुणे 3 आ जाएगा। अब मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, यहाँ से इसको हमने सॉल्व कर लिया। 9 माइनस 6 जब हमको मिल गया 3, तो 3 केवल आ गया, जब एक ही संख्या केवल बचेगी तो ब्रैकेट हट जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया 121 भागा और बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट और ये है 14 ऋण 3 गुणे 3, 3 का गुणा 3 में हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 हो गया। पहले देखिए यहाँ मझले ब्रैकेट को अब सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद अब इसका नंबर आ गया तो इसको सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक है ये और इसमें 14 माइनस 3 और 3 गुणे 3 हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक ऋण हो रहा है, एक गुणा हो रहा है, तो गुणा होगा, तो गुणा होगा तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा और फिर 14 माइनस 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लिख भी लीजिए, एक लाइन बढ़ जाएगा कोई नहीं, 14 माइनस 9 और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये भागा
बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9 5 आ जाएगा, और 5 केवल रह गया तो ब्रैकेट हट जाएगा और ये ऋण का गुणा धन 5 में हो जाएगा, तो ऋण 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे केवल बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब 121 भागा 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा। अब 121 में भाग हो रहा है देखिए 11 से, अब 11 से भाग होगा 121 में तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा वैसे ही। तो इस तरीके से उत्तर जो इसका सरलतम रूप हो जाएगा या इसका जो सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा, वह 11 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये भी समझ गए आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 12 पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है, तो एक रेखा खींच लीजिए आप ए बी। आपने ए बी रेखा खींच लिया। अब ए को केंद्र मान करके और प्रकार में कितनी भी दूरी लेकर के आप प्रकार से एक चाप लगा दीजिए। ठीक, एक चाप आपने इस पे लगाया। ठीक, ए बी रेखा पे आपने एक चाप लगा दिया इस तरीके से, इसको केंद्र मान करके ये चाप लग गया। अब चाप लगाने के बाद क्या करना है कि इस जहां पे ये काट रहा है इसको आप सी बिंदु नाम दे दीजिए, और सी बिंदु से फिर आपको एक चाप लगा लेना है। सी बिंदु से एक चाप आप लगाएंगे उतने ही दूरी रख के। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एक चाप लग जाएगा, और फिर सी बिंदु से जो चाप लगाए हैं उसको ए बिंदु से इस तरीके से साधेंगे तो एक चाप और लग जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब इसको डी बिंदु नाम दे देंगे और ए और डी बिंदु को मिलाएंगे तो ये आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, या फिर ये एक तरीका हो गया, और एक तरीका यही ए बी रेखा को काटता हुआ जो चाप है इसको पूरा इस तरीके से बढ़ा दीजिए, जो चाप आपने लिया था, और फिर यहाँ से बिंदु से लेंगे तो यहाँ पे आपको काट देगा कहीं और सीधे मिला दीजिएगा इसको डी बिंदु को, तो ये 60 अंश का कोण ये बन जाएगा। ठीक है, वही चाप है, यहाँ पे हमने 2 बार लगा दिया है, एक बार सी बिंदु से लगा दिया है, एक बार ए बिंदु से। यहाँ पे इस चाप को हमने पूरा आने दिया है। ठीक है, तो दोनों आप लिख सकते हैं, चाहे जो लिख दीजिए, आपका दोनों ही सही है। अब इसी पे 120 और 90 भी बन जाता है। चलिए देखते हैं, आगे प्रश्न भी है आपका। प्रश्न संख्या 13 है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 13 सेमी है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब एक आयताकार गत्ता है, आयताकार गत्ता है, और इस गत्ते का बता दिया गया है कि क्षेत्रफल जो है वह 117 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई बता दी गई है आपको 13 सेंटीमीटर है। तो इस गत्ते की चौड़ाई आपको ज्ञात कर लेना है। मान लेते हैं इसका चौड़ाई x है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह a इंटू बी हो जाएगा। क्षेत्रफल आपको दिया गया है 112 नहीं 117 है, 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक ही जगह हो जाएगा 117, और एक ही जगह है 13, लंबाई 13 है, चौड़ाई x बराबर हो जाएगा 117 बटे 13, और ये कितना आ जाएगा 13 9 117, और x का मान कितना आ गया 9, यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न संख्या 14 है। तो संख्या 14 क्या कह रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। अभी मैंने आपको बताया कि एक रेखा आप ए बी खींच लीजिए और ए को केंद्र मानते हुए एक चाप आप इस प्रकार से लगा लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल गोल होता हुआ जाएगा आपका। ठीक, चाप लगा लिया आपने। अब इसको बिंदु सी नाम दे दीजिए। सी बिंदु से एक चाप लगाएंगे जो यहाँ कहीं पे कट करेगा, फिर जहां पे पहले वाले चाप को इस चाप ने कट किया है उसको केंद्र मान करके एक चाप और लगा देंगे, एक चाप और लगा देंगे। फिर ए और इस बिंदु को मिला देंगे। जब ए और इस बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा 120 अंश का। ठीक है, तो पटरी और प्रकार की सहायता से इस तरीके से 120 अंश का कोण आप बना सकते हैं। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही आसान है इस तरीके से आप इसको कोण बनाना। ठीक है, यहाँ पे 2-3 स्टेप है, बस आपको अगर
कहीं भी थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो आप एक बार पटरी प्रकार उठाइए, ठीक है। और आपको परीक्षा में पटरी और प्रकार लेकर के ही जाना है, ठीक है, ताकि इस तरीके के जब प्रश्न आए तो आप कर पाओ, ठीक है। और एक ही घंटे का समय होता है, बहुत समय नहीं होता है, आपको बहुत ही सफाई से काम करना है। तो अभी तक अगर आपने पहले इससे पहले कभी भी क्लास में या एक बार और प्रैक्टिस आप कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए आप पटरी प्रकार से अभी इस कोण को जरूर बनाइए। और 90 अंश का भी कोण इसी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए 60 अंश का दिखा दिया मैंने, 120 अंश का, और इसी पे 90 अंश का अगर आपको बनाना है तो और एक स्टेप इसी पे और आगे बढ़ जाइएगा। ये एक आपने देखिए एक चाप आपने पूरा इस तरीके से लगाया था, और यहाँ पे जब रख के ये कोण जब लगाते हैं तो 60 अंश बनता है। फिर यहाँ पे केंद्र मान करके ये जो आगे लगाते हैं ये आपका 120 बनता है। देखिए इस तरीके से ये चाप लगाया 60 अंश, ये चाप लगाएंगे 120 अंश, ठीक। और इन दोनों को इस तरीके से इस पे रख के चाप लगाएंगे और इस पे रख के चाप लगाएंगे तो ये आपका 90 अंश बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपका बनेगा, ठीक है। पटरी प्रकार की सहायता से अभी बना करके आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका प्रश्न क्या 15 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आर की जो वैल्यू है 7 सेंटीमीटर है। आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल वृत्त का फॉर्मूला ए बराबर पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है, और गुणे आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 22/7। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 का 2 बार गुणा, 7 से 7 कट गया। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, से लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रश्न है ये सब। 2 नंबर के तो प्रश्न लग ही नहीं रहे हैं कि ये 2 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। इतने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और बस आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे रखिए और आप कम समय में प्रश्न करना जरूर सीखिए, ताकि 1 घंटे में आप अच्छे से वहां पर जाकर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लें परीक्षा में अपने, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। सभी खास मित्र जितने हैं आपके 5 खास मित्रों में, और आपको शेयर करना है सभी ग्रुपों में, ठीक है। आपके माध्यम से कोई पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक शेयर करिए। वैसे भी एजुकेशनल वीडियोस जो होता है वो यूट्यूब प्रमोट नहीं करता, हमारी वीडियोस को यूट्यूब और जगह दिखाता नहीं है, ये जो खुद से पढ़ते हैं उन्हीं को दिखता है, ठीक। तो इसलिए एजुकेशनल वीडियोस को आप शेयर किया करिए। बाकी जो एंटरटेनमेंट वीडियो होती हैं वो केवल आपका टाइम निकाल देती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन क्लासेस को आप शेयर करिए ताकि आपके माध्यम से कोई पढ़ पाए। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 15 तक हमने पढ़ लिया है। आगे जो है प्रश्न संख्या 16 से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इससे पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी विषयों का क्लास यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बहुत ही कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, अस्तित्व एकेडमी नाम से ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको डीएलएड के ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको सभी चैप्टर वाइज सभी विषय पढ़ाए गए हैं, और टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिलेगा, और आपका जो मास्टर क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपका डाउट सेशन, ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। तो हम लोग इसी तरीके से लगातार आपके सभी क्लासेस को लेते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।